वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्राथमिक समयांकों को एकत्र करने की विधियाँ। तो पहली विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या है ये हमने देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष अनुसंधान क्या है। तो जानते हैं क्या है अप्रत्यक्ष। अगर आपने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान नहीं पढ़ा है तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम अप्रत्यक्ष अनुसंधान क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं उसे। तो देखिए, अप्रत्यक्ष जो मौखिक अनुसंधान है वो क्या है। तो इस पद्धति में अनुसंधानकर्ता क्या करते हैं, स्वयं मौके पर जाकर संबंधित व्यक्तियों से आंकड़े एकत्र नहीं करते, है ना। जैसे प्रत्यक्ष में क्या होता था, अनुसंधानकर्ता स्वयं उस क्षेत्र में जाते थे जहाँ का उन्हें अनुसंधान करना होता था और वहाँ के लोगों से वो क्या करते थे, बात करते थे, संपर्क स्थापित करते थे, है ना, जानते थे, उनसे जानकारी एकत्र करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अनुसंधानकर्ता उस क्षेत्र में नहीं जाता, है ना, संबंधित व्यक्तियों के आंकड़े इकट्ठे नहीं करता वो जाके, वरन ऐसे लोगों से वो जानकारी प्राप्त करता जिन्हें उस क्षेत्र के बारे में जानकारी है। मतलब वो हर एक के पास नहीं जाएगा, वो किसी एक के पास जाएगा और उससे वो जानकारी एकत्र करेगा। जैसे देखें तो देखो, मजदूरी संबंधित अगर उसे आंकड़े चाहिए तो वो हर मजदूर के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो मजदूरों के जो लीडर है ना, नेता, उनके पास जाएगा और उनसे वो जानकारी एकत्र करेगा। मिल मालिकों से मौखिक पूछताछ की जाए तो ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान है। अगर अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के माध्यम से अनुसंधानकर्ता क्या करता है, आंकड़े एकत्र करता है, तो उसे हर व्यक्ति के पास नहीं जाना है, उसे केवल एक व्यक्ति जिसे उसके बारे में जानकारी है उसके पास जाना है, उससे पूछताछ करनी है और उससे क्या करना है, अपना जो भी अनुसंधान के जो आंकड़े हैं वो एकत्र करना है और उसमें अनुसंधान करना है उसे। अब प्रयोग कहाँ उचित है इसका, तो देखिए, जांच का विस्तृत क्षेत्र हो। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में क्या कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो जिसका क्षेत्र विस्तृत है, बड़ा है ना, तो आप हर एक क्षेत्र में हर एक लोगों से तो नहीं मिल सकते, हर एक की बात तो नहीं सुन सकते ना, तो हर एक से सूचना एकत्र करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी है तो उससे बुलाया जाए, उससे पूछा जाए और उसी के माध्यम से जो आंकड़े हैं वो एकत्र किए जाएँ। और क्या है, जिनके बारे में आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं उनसे संपर्क करना या जानकारी लेना कठिन हो। अगर आप क्या कर रहे हो, जो आंकड़े एकत्र करना चाहते हो उनसे संपर्क या जानकारी लेना कठिन है तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके गुण क्या है, तो इससे समय और धन की बचत होती है, क्योंकि हर एक के पास नहीं जाना पड़ता, है ना, समय कम लगता है, कहीं जाना नहीं पड़ता, बुला भी सकते हो किसी व्यक्ति को जिससे उसके बारे में क्या है, जानकारी है, तो समय और धन दोनों बचता है। विशेषज्ञों से राय की प्राप्ति होती है, मतलब जिस व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी है ना, जो उसके बारे में क्या है या उस विषय का विशेषज्ञ है, उससे राय प्राप्त करते हैं इसमें। और क्या होता है, व्यक्तिगत पक्षपात की कम संभावना होती है। ऐसे में क्या है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जब अनुसंधान होता है तो हर व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसके हर व्यक्ति जो है अपने अकॉर्डिंग बताता है ना, अपने पक्ष में बात करता है, तो वैसे क्या है, इसमें पक्षपात की संभावना कम हो जाती है। विस्तृत क्षेत्र में उपयोगी होता है, मतलब जो बड़ा क्षेत्र है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जांच कार्य में शीघ्रता होती है, किसी भी क्षेत्र में जांच कर रहे हैं ना, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, आंकड़े एकत्र कर रहे हैं, तो उसमें जांच करने में शीघ्रता होती है। दोष क्या है इसका, तो इसमें उच्च कोटि की शुद्धता का अभाव रहता है, ठीक है। जैसे प्रत्यक्ष जो व्यक्तिगत अनुसंधान है उसमें उच्च कोटि की शुद्धता होती है, लेकिन इसमें उच्च कोटि की शुद्धता का अभाव रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति बता रहा है, वो सही बता रहा है, गलत बता रहा है ना, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आंकड़े शुद्ध होंगे ये नहीं कहा जा सकता। सूचना देने वालों को पक्षपात या अरुचि हो सकती है, जो सूचना दे रहा है ना, जिससे हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं, हो सकता है वो पक्षपातपूर्ण जानकारी दे रहा हो या उसको उस विषय में अरुचि हो, रुचि ही ना हो, फिर भी वो जानकारी दे रहा है। और क्या है, समयांकों की एकरूपता का अभाव पाया जाता है, जो आंकड़े हैं वो एक समान या एकरूपता उसमें नहीं होती। सावधानी क्या है, तो अनुसंधानकर्ता को प्रश्न पूछने में धैर्य, विनम्रता, चतुराई व निष्पक्षता से काम लेना चाहिए। जिन व्यक्तियों से प्रश्न पूछे जाए उनकी मानसिक स्थिति को देख लेना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि वो मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है और आप उससे आंकड़े एकत्र कर रहे हैं, जानकारी एकत्र कर रहे हैं, तो ये भी उचित नहीं है। अब देखिए क्या है, ऐसे व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करनी चाहिए जो संबंधित तथ्यों को यथेष्ट जानकारी रखते हो, मतलब उस बारे में उन्हें अच्छे से जानकारी हो, उन्हीं व्यक्तियों से आप सूचना लीजिए। और क्या है, अब हम देखेंगे क्या, स्थानीय साधनों या संवाददाताओं से प्राप्त अनुमान। तो चलिए जानते हैं क्या है ये। तो ये भी क्या है, प्राथमिक जो आंकड़े हैं वो एकत्र करने की विधियां ही हैं ये भी। तो क्या होता है इसमें, स्थानीय साधन या संवाददाताओं से प्राप्त अनुमान। तो देखिए, इस रीति के अनुसार क्या होता है, स्थानीय व्यक्ति सामग्री एकत्रित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जो व्यक्ति क्या है,
उस स्थान की जानकारी रखते हैं ना, उन्हें नियुक्त किया जाता है ताकि क्या करे, सामग्री मतलब जो भी अनुसंधान करने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए ना, वो क्या करें, एकत्र करें। तो उनके लिए वहाँ के लोगों को नियुक्त किया जाता है। वे अपने ढंग से सूचना एकत्र करते हैं। अब जिस व्यक्ति को हम क्या किए हैं, सूचना एकत्र करने के लिए नियुक्त किए हैं, वो सूचना भी अपने अनुसार ही एकत्रित करेंगे, है ना। तो वे अपने ढंग से सूचना एकत्रित करते हैं। तत्पश्चात क्या होता है, अनुसंधानकर्ता के पास जो सूचना है वो भेजे जाते हैं, या जो सामग्री है, जो डेटा है, वो अनुसंधानकर्ता के पास जाता है। तो इसमें होता क्या, किसी एक स्थानीय व्यक्ति, जिस क्षेत्र की हम क्या कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं ना, जिस क्षेत्र का, उस क्षेत्र से एक स्थानीय व्यक्ति जिसे उसके बारे में जानकारी हो, उसे नियुक्त किया जाता है। वो अपने हिसाब से क्या करेगा, सूचनाएं एकत्रित करता है और उसके बाद किसके पास भेजता है, अनुसंधानकर्ता के पास भेजता है। संवाददाता अपने ही ढंग से सूचना एकत्रित करके उसका विवरण अपने अधिकारी को दे देते हैं। जो संवाददाता है वो अपने ही ढंग से क्या करेंगे, सूचना एकत्रित करेंगे और उसका विवरण अपने अधिकारी को दे देते हैं। और ये सूचनाएं अनुभव के आधार पर अनुमानित होती हैं, मतलब एक अनुभव के आधार पर ये सूचनाएं जो हैं ली जाती है। इसीलिए कुछ अशुद्धियों की संभावना बनी रहती है। तो ये शुद्ध नहीं होते, इसके जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, जो डेटा आंकड़े एकत्रित हो रहे हैं, वो शुद्ध नहीं होंगे, उसमें अशुद्धियां पाई ही जाएंगी। तो इस रीति का प्रयोग अधिकतर समाचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा किया जाता है, क्योंकि अक्सर आप देखोगे समाचार पत्र पत्रिकाओं में जो बातें आती है ना, उसमें थोड़ी सी क्या होती है, स्पष्टता कम होती है ना, पूर्ण रूप से वो स्पष्ट नहीं होते हैं। तो इस रीति का जो प्रयोग है कहाँ होता है, समाचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके गुण क्या होते हैं, तो इस रीति को मितव्ययी कहा जाता है, मतलब इसमें कम खर्च आता है, क्योंकि इसमें न केवल धन ही अपितु समय और श्रम की भी बचत होती है। जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो और वे स्थान जहाँ ये सूचनाएं प्राप्त करनी है बहुत दूर दूर हो, तो ये रीति उपयुक्त है ना। अगर कोई स्थान जहाँ की सूचनाएं प्राप्त करनी, वो स्थान अगर दूर में है और क्षेत्र विस्तृत है, तो इसका उपयोग करेंगे। और इसमें दोष भी हैं। क्या दोष है, तो देखिए, इस रीति में निम्न दोषों का समावेश है। इस रीति में मतलब इस प्रणाली में अनुमानों को अधिक महत्व दिया जाता है, अनुमान के आधार पर चीज़ें बताई जाती हैं, इसीलिए उपलब्ध आंकड़ों में मौलिकता का अभाव पाया जाता है। इस रीति में आंकड़े विभिन्न संवाददाताओं द्वारा अलग अलग रीतियों से एकत्र किए जाते हैं, अतः समयांकों में एकरूपता का भी अभाव पाया जाता है। और क्या है, संवाददाताओं की लापरवाही के कारण जो सूचनाओं के प्राप्त होने में काफ़ी समय लग जाता है और कभी कभी उसका महत्व भी कम हो जाता है। तो इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो भी हम देख लेंगे। ऐसी व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो पक्षपात की संभावना से दूर रहे, है ना। संवाददाताओं की संख्या अधिक होनी चाहिए, अधिक से अधिक रखेंगे, ताकि वे आपस में सूचनाओं को मिलाकर अशुद्धियों की जांच कर सके। सूचनाओं को उनका देखें कि कौन क्या बता रहे हैं उस विषय में, और उसके बाद हम क्या कर सकें, उनकी जो अशुद्धियाँ हैं उसकी जांच की जा सके। तो संवाददाता मतलब उनसे बात कर रहे हैं ना, जहाँ से जानकारी एकत्र कर रहे हैं, तो बहुत होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, अधिक से अधिक होने चाहिए, ताकि उनके द्वारा दी गई सूचनाओं का हम जाँच कर पाए कि वो कितना उनमें अशुद्धियाँ पाई गई हैं और कितना वो शुद्ध है। तो आगे हम देखेंगे सूचना देने वालों के द्वारा ही अनुसूचियाँ भरना, और एक बच जाएगा हमारा प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाकर सूचना प्राप्ति। तो ये दो विधियाँ प्राथमिक समयांकों की जो संग्रहण की विधियां हैं वो बच जाएंगी। तो ये दो विधियों को हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है।